हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, जो कि भारतीय दर्शन का एक टॉपिक है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है सांख्य दर्शन, जिसके अंतर्गत हम सत्कार्यवाद पढ़ेंगे। भारतीय दर्शन, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के अंतर्गत सत्कार्यवाद, सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। अब जैसे कि भारतीय दर्शन है, उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन के अंतर्गत सांख्य दर्शन की कल्पना की गई है। और जो सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है, भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह आस्तिक दर्शन है, इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। अब सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन का नामकरण तत्वों की संख्या के आधार पर किया गया है। अब जो सांख्य दर्शन है उसका नामकरण हम 25 तत्वों की संख्या के आधार पर मान सकते हैं। इसमें जगत के 25 तत्वों की संख्या सुनिश्चित की गई है। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कपिल द्वारा सूचित तत्व समान है। सांख्य दर्शन का सबसे प्रमुख संकायवाद है। अब जो सांख्य दर्शन है उसके अंतर्गत संकायवाद जो है इसका प्रमुख ग्रंथ है, जो यह प्रतिपादित करता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में विद्यमान रहता है। सांख्य दर्शन का जो संकायवाद है वह क्या प्रतिपादित करता है, तो वह प्रतिपादित करता है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले अपने कारण में विद्यमान रहता है। वह अव्यक्त रूप में कारण में रहता है और बाद में कारण कार्य को अभिव्यक्त कर देता है। सांख्य दर्शन में संकायवाद को सिद्ध करने के लिए 5 तर्क दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। सांख्य दर्शन है उसके अंतर्गत हम संकायवाद पढ़ेंगे। संकायवाद में 5 तर्क दिए गए हैं इसको सिद्ध करने के लिए। पहला तर्क है असत अकरणात्, दूसरा तर्क है उत्पादन ग्रहणात्, तीसरा तर्क है सर्वे सर्वाभावात्, चौथा तर्क है शक्तस्य शक्य करणात् और पांचवा तर्क है कारण भावाच्य। सबसे पहले हम पहला तर्क देख लेते हैं, असत अकरणात्। यह तर्क निश्चित करता है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है या फिर रहता है। अब असत अकरणात् क्या करता है कि यह निश्चित करता है कि कारण में कार्य पहले से ही विद्यमान है, क्योंकि यदि कार्य कारण में असत अथवा अविद्यमान रहता तो किसी भी प्रयत्न के द्वारा हम उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात असत को सद नहीं कर सकते। जैसे यदि मिट्टी में घट विद्यमान नहीं होता तो हम लाख प्रयत्न करने के उपरांत भी मिट्टी में घट अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है। अतः कारण में पहले से ही कार्य रहता है। अब एग्जाम्पल लिया गया है मिट्टी का, तो मिट्टी का हमें यूज़ ही नहीं पता कि मिट्टी से क्या घड़ा बनता है। अगर हमें यह बात पता नहीं होती तो क्या हम घड़ा बना पाते? नहीं बना पाते, विद्यमान ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कारण जो कार्य होता है उसमें कारण पहले से ही विद्यमान होता है। दूसरा तर्क है उत्पादन ग्रहणात्। जब हमें किसी निश्चित कार्य को करना होता है तो हम उसके लिए पहले से निश्चित कारण को ही ग्रहण करते हैं, अर्थात हम पहले से ही स्पष्ट होता है कि किसी कारण विशेष से ही किसी कार्य विशेष को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे यदि वस्त्र का निर्माण करना है तो हम उसके अपादान कारण की धागे को ही ग्रहण करेंगे, न कि मिट्टी आदि को। अब जैसे कि हमें वस्त्रों का निर्माण करना है तो हम उसमें धागे को कलेक्ट करना शुरू करेंगे ना, तो हम ना कि उसमें मिट्टी का यूज़ करेंगे। इसी प्रकार यदि घट का निर्माण करना है तो मिट्टी को ही ग्रहण करेंगे, आदि को नहीं। अतः यह स्पष्ट है कि हम किसी कार्य के अपादान कारण को इसलिए ग्रहण करते हैं क्योंकि हमें ज्ञात है कि उसी अपादान कारण से उस कार्य को उत्पन्न कर सकते हैं, अन्यथा अपादान का नियम ही समाप्त हो जाता है। तीसरा तर्क है सर्वे सर्वा भवात्। सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, अपितु हो सकती है। यदि हम किसी कारण से असंबंधित कार्य को उत्पत्ति होने लगेगी, जैसे मिट्टी से घट की, धागे से वस्त्र की तथा पानी से दही की उत्पत्ति हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, अर्थात सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। अतः मिट्टी से घट, चारे से ही वस्त्र तथा दूध से ही उत्पन्न होता है। जैसे बताया गया है कि सभी कारणों से सभी कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है, सर्वे सर्वा भवात्। अब यदि हम किसी कारण से असंबंधित कार्य को उत्पत्ति होने लगेगी, जैसे कि मिट्टी से घट की, धागे से वस्त्र की, यहाँ तक तो ठीक है कि मिट्टी से घट की उत्पत्ति हो सकती है, धागे से वस्त्र बन सकता है तथा पानी से दही की उत्पत्ति हो जाएगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता, अर्थात सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न नहीं हो सकते।
जैसे पानी से दही उत्पन्न नहीं हो सकता, दूध से ही दही उत्पन्न हो सकता है। चौथा तर्क है सक्तस्य शक्य करणात्। जो कारण कार्य को करने में समर्थ होता है वह केवल उसी कार्य को उत्पन्न करता है, किसी दूसरे को नहीं। अब इसमें सक्तस्य शक्य करणात् में कहा गया है कि जो कारण होता है वो कार्य को करने में यदि समर्थ है तो ही वह कार्य को उत्पन्न करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे मिट्टी घड़े को उत्पन्न करने में समर्थ है, अतः मिट्टी से घड़ की उत्पत्ति होगी, वस्त्र आदि की नहीं। मिट्टी से क्या की घट की ही उत्पत्ति होगी, न कि वस्त्र की। अतः स्पष्ट है कि सक्त कारण से उसी शक्य कार्य की उत्पत्ति होती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि कार्य कारण में सत होता है। पांचवा तर्क है कारण भावच्य। कार्य वास्तव में कारण से भिन्न होता है। अब जो कार्य होता है वो कारण से भिन्न होता है, दोनों को अलग अलग मान लिया गया है। कारण भावच्य में कार्य और कारण को अलग अलग मान लिया गया है, अर्थात कार्य कारण का ही रूप होता है। दोनों में एक रूपता पाई जाती है। अब दोनों में क्या पाई जाती है? दोनों में एक रूपता पाई जाती है। कार्य और कारण में एक रूपता पाई जाती है, केवल अवस्था का अंतर होता है। एक ही वस्तु की अव्यक्त स्थिति को कारण और व्यक्त स्थिति को कार्य कहा जाता है। अब एक ही वस्तु की जो अव्यक्त स्थिति है उसे तो हम कारण कह सकते हैं, और जो व्यक्त होगी स्थिति को उसे हम कार्य कह सकते हैं। इस प्रकार मिट्टी का ही व्यक्त रूप घट कहलाता है तथा धागे का व्यक्त रूप ही वस्त्र कहलाता है। यहाँ मिट्टी और घट तथा धागे और वस्त्र में एक रूपता है। अब मिट्टी और घट में एक रूपता हो सकती है, क्योंकि मिट्टी है अव्यक्त है, उससे घड़ा बना व्यक्त हो गया। धागा है अव्यक्त था, उससे वस्त्र बना व्यक्त हो गया। अब दोनों में क्या है? एक रूपता है। मिट्टी और घट में एक रूपता है, धागे और वस्त्र में एक रूपता है, क्योंकि घट मिट्टी से भिन्न नहीं है, इसी प्रकार वस्त्र भी धागे से भिन्न नहीं है। अतः स्पष्ट है कि कार्य में कारण सत होता है। इस प्रकार सत्कार्यवाद की सिद्धि हो जाती है। इसमें सत्कार्यवाद के अंतर्गत 5 तर्क दिए गए थे। पहला तर्क था असत अकरणात्, दूसरा था उत्पादन ग्रहणात्, तीसरा था सर्वे सर्वाभावात्, चौथा था सक्तस्य शक्य करणात्, पांचवा था कारण भावाच्य। इसमें कार्य और कारण की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया और कार्य को सत कहा गया है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।